कर आप हमें जानते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूं। अपने व्यस्त कार्यक्रम में पिछले 2 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया था आप लोगों के लिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, ध्यान सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और बीपीएससी ने जो आरटीआई में रिप्लाई दिया है, उस दोनों को आज हम एक साथ देखेंगे। उस दोनों को जब आप एक साथ देखिएगा तो जो 17th का रिजल्ट आया है उसके विषय में आपको बहुत कुछ क्लियरिटी मिल जाएगा, मतलब बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा वास्तव में हुआ क्या है और ये केस हमारा जो है कोर्ट में कितना स्ट्रांग बन सकता है, उस विषय में आज हम आपको बात कर रहे हैं। और आपकी सहयोग की आवश्यकता है, आप सहयोग करते रहिए, ठीक है। बहुत जल्द हम बहुत और अपडेट देंगे आपको। तो आप देखिएगा हम दोनों स्क्रीन पर लगा देंगे और आप दोनों को पढ़िएगा और दोनों का खुद आप मूल्यांकन कीजिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच में सही कह रहा हूँ या आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं हवाबाजी कर रहा है, फालतू की बात कर रहा है। तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जजमेंट हम आपको सुप्रीम कोर्ट का लगाते हैं। आप देखिए जो पहला ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें क्या लिखा गया है कि प्रॉपर रिजल्ट के लिए, जो रिजल्ट की ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता उसको बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि आपको मॉडरेशन करना पड़ेगा। और मॉडरेशन करने के लिए जो एग्जामिनर है, 10 एग्जामिनर या 20 एग्जामिनर पे यदि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, एस्पिरेंट होता है, यदि अधिक संख्या में अभ्यर्थी होते हैं जिस तरीका से 17th में था, तो आपको तो बीपीएससी को पता है कि भाई इतना विद्यार्थी पीटी लिख दिया है, इतना विद्यार्थी मेंस में अपियर होगा, मुझे इतनी कॉपी चेक करनी होगी, तो मुझे कितने प्रोफेसर चाहिए, कितना टाइम लगेगा, वो तो उनको पता होगा ना कि मुझे मॉडरेशन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जिसमें उस जजमेंट को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उस जजमेंट को फॉलो नहीं किया गया है। मैं वो आपको एस्टेब्लिश कर दूंगा, आप देख लीजिए कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर की कार्य प्रणाली को देखने के लिए वो सही हुआ है कि नहीं हुआ, एक हेड एग्जामिनर आप नियुक्त करेंगे, ठीक है। और उस हेड एग्जामिनर के कार्य प्रणाली को देखने के लिए और प्रॉपर रिजल्ट के लिए आप एक चीफ एग्जामिनर नियुक्त करेंगे, अपॉइंट करेंगे। जो चीफ एग्जामिनर जो है वो हेड एग्जामिनर के कार्यों को देखेगा और जो हेड एग्जामिनर है वो एग्जामिनर का 10 या 20 एग्जामिनर के कार्यों को देखेगा कि कॉपी सही से चेक हुई है या नहीं हुई, मॉडरेशन सही से हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं कोई गलती, कहीं कोई कमियां तो नहीं रह गई है। आप स्क्रीन पे लगे इस वीडियो को रोक करके आप उस जजमेंट को पढ़िए। तो उम्मीद करते आप पढ़ लिए होंगे, सब कुछ आप समझ गए होंगे कि नहीं समझ गए होंगे। अब आप इसी ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि मैं पूरा जजमेंट आपको नहीं बता सकता हूं, तर्कस का हर तीर मैं आपके सामने यूट्यूब पे मैं रिवील नहीं कर सकता हूं, क्योंकि फिर यदि तर्कस के सारे तीर यहीं रिवील कर देंगे तो फिर कोर्ट रूम में क्या होगा ये बताइए। तो लेकिन कुछ मैं आपको आपकी विश्वसनीयता के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इसको पढ़ लिए। अब जब बीपीएससी ने जो आरटीआई में रिप्लाई दिया है, जिसपे हमने वीडियो ही बनाया था, आप उस आरटीआई रिप्लाई हम आपके सामने लगा रहे हैं, अब आप उसको पढ़िए। उसमें जो बीपीएससी ने कहा है कि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने की वजह से लगातार जो है ये हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य, रिजल्ट का ससमय प्रकाशन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। परंतु लेकिन जो उसमें लगा हुआ है कि आयोग के मापदंडों के अनुसार या मानदंडों के अनुसार राज्य स्तर पे विषय की हमारे पास कमी रहती है। आपने ये देख लिया, ये लिखा हुआ इसमें कि आयोग के मानदंडों के अनुसार राज्य स्तर पे विषय विशेषज्ञों की कमी भी रहती है। तो ये बताइए, जब आपके पास विषय विशेषज्ञ की कमी रहती है तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो नहीं किया गया है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे आप कह सकते हैं। देखिए, जब आपके पास कॉपी चेक करने के लिए विषय विशेषज्ञ की कमी है तो अब आप खुद सोचिए कि आपने कितने टीचर पे, कितने एग्जामिनर पे हेड एग्जामिनर बनाया या कि नहीं बनाया, इसका जवाब कौन देगा। और फिर हेड एग्जामिनर के कार्यों को जांच करने के लिए आपने चीफ एग्जामिनर अपॉइंट किया कि नहीं किया। क्या आप बीपीएससी ने किसी तरह कोई नोटिस जारी किया है, किसी का नाम जारी किया है। हो सकता है सपोज कीजिए मैं आपसे बता रहा हूं, परमार को इसका जवाब देना चाहिए था या एग्जाम कंट्रोल को इसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं कि जवाब नहीं दे रहा। तो ये तो जांच का विषय, जब तक इसकी जांच नहीं होगी, जब तक वो नाम बाहर नहीं आएगा, आप ही के रूल में जो बीपीएससी रूल रेगुलेशन 1996 आपने ही लिखा है इसमें कि पारदर्शिता के लिए आयोग इस तरह का काम अपना सकती है। तो आप ये बताइए ना भाई कि आपने कितने एग्जामिनर टोटल लगाए थे, ठीक, आपने कितने हेड एग्जामिनर नियुक्त किए थे और उस हेड एग्जामिनर के कार्यों को देखने के लिए आपने कितने चीफ एग्जामिनर बनाए थे। अगर इस तरीका से आप हर स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते, मॉडरेशन करते, तो निश्चित ही इस तरह का रिजल्ट नहीं आता। ये आप जो भी भाई बहन अभिभावक मेरे वीडियो को देखते हैं, आप इस दोनों को आरटीआई के रिप्लाई से और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप दोनों को तुलना कीजिए, आप खुद तुलना कीजिए
और फिर आप एक निष्कर्ष पे पहुंचिए कि कितना बड़ा लूप होल्स है इस रिजल्ट में और कोर्ट में कितना हमारा केस स्ट्रांग हो सकता है। ऐसे और सारे बहुत सारे पॉइंट है, मैं बता रहा हूं कि मैं आपको नहीं बता सकता हूं। आप मेरी मजबूरी कंपल्सन को समझिए। हाँ, एक आध कमेंट आता है, मैं उसके विषय में अपने केस को, मैं उसके उस कमेंट के चक्कर में अपने केस को मैं खराब नहीं कर सकता, जो मैंने इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं दूसरी बात आपसे और रिक्वेस्ट करके बता रहा हूँ कि जो भी भाई बहन अभिभावक हैं, कुछ बहरूपिया भी मार्केट में घूम रहे हैं, जो आपको कहेगा कि हम केस करवा देंगे, बीपीएससी के खिलाफ ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन थोड़ा उससे सावधान रहिएगा, सुनिएगा सबका, कीजिएगा थोड़ा अपने समझ का। ये हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये धोखा पहले हम भी खा चुके हैं, इसीलिए मुझे ये बात आपको कहना पड़ रहा है। ठीक है, ये मेरा अनुभव रहा है बीपीएससी के सिलसिले में केस को लेकर के। कुछ लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कहेगा अपने आप को हम बहुत ज्ञानी हैं, मेरे पास इतना नॉलेज है, और बाद में आपको इस मझधार में लाके छोड़ देगा कि ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। और ये तो केस अभी सिंगल बेंच में ही जाएगा, जब आप केस भी कर रहे थे सिंगल बेंच का ही जाएगा, फिर डबल बेंच है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो पूरा का पूरा आप अपना कैलकुलेशन बैठा लीजिएगा, उसके बाद आप कदम आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, अंगद की तरफ पाँव तभी गाड़िएगा। हमने तो अंगद की तरफ पाँव गाड़ दिया है। मुझे सिंगल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट, जब ऑलरेडी मैं सुप्रीम कोर्ट से मूव किया हूँ पटना हाई कोर्ट, और पटना हाई कोर्ट की जजमेंट से, निर्णय से यदि मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा या नहीं होऊंगा तो निश्चित ही मैं उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा उस जजमेंट को। चलिए, ये बात की बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप समझ गए ना कि कितना बड़ा लूप होल्स है। आयोग खुद अपने नियम कानून का जो 1996 है, जो मैंने उस बताया, आप उसको अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी तरह का कोई समस्या आता है, चेयरमैन या 2 मेंबर कमेटी अपॉइंट करेगा। लेकिन आज तक उस 2 मेंबर कमेटी को अपॉइंट नहीं किया है चेयरमैन, और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है उसको भी वो फॉलो नहीं किया। तो खुद आप तो 1996 का रूल भी आप यदि आपके पास होगा तो आप खोज के पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट का और सारे जजमेंट बहुत सारे हैं, आप उसको भी पढ़िएगा, और फिर आप हमारे बातों पे विश्वास कीजिए, या कि आप हमें बताइए। मेरा नंबर दिया रहता है, आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं, ये जजमेंट नहीं है, आप इसे झूठ बोल, आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन ऐसा आपको पता है कि हम नहीं करते। जो भी आज तक अपने वीडियो में दिखाए हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक है। आखिर आज क्यों नहीं परमार या बीपीएससी के इतने सारे अधिकारी हैं मेरे सवालों का सामना कर पा रहा है? वो एक कमेटी तो बना, उस कमेटी के सामने उपस्थित तो करे, और देखिए कैसे दूध का दूध पानी का पानी होता है। लेकिन न्यायपालिका अब क्या करे, जब बीपीएससी नहीं सुन रही है तो मजबूरी में हम लोग को न्यायपालिका जाना पड़ रहा है। आरटीआई में सवाल पूछते हैं कुछ और जवाब देता है कुछ और, तो क्या किया जा सकता है? चलिए कोई बात नहीं, निर्णय न्यायपालिका से ही होगा, हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो लूपहोल्स, जो गड़बड़िया, ये धांधली हुई है 70 के रिजल्ट में, ये तो उजागर हो के रहेगा। और फिर कंपनी का अलग समस्या है, भाई आपने किसको टेंडर दिया था? आप यदि देखेंगे भारत सरकार का तो नेशनल बिडिंग पॉलिसी है, आप कभी पढ़िएगा, उसको पढ़िए थोड़ा सा। और मैं कहा ना कि कमेंट पढ़ने से मुझे लग जाता है कि एक आध कमेंट ऐसा आता है, मुझे लग जाता है कि इसके पास कितना नॉलेज है। एक को आर्टिकल 72 नहीं पता था और आ गया था कमेंट करने के लिए। तो भारत सरकार का नेशनल बिडिंग पॉलिसी आप उसको पढ़िएगा, जिसमें सीबीएसई फंस गया था। और अभी सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीएसई को लेकर सुनवाई चल रहा था। यदि आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक न्यूज़ था, उसमें कहा गया कि भाई छात्र जो ओएसएम से असंतुष्ट है ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग, आप ठीक है, आप ह्यूमन एरर को जीरो करने के लाए, लेकिन उस पर जो सवाल है, जो छात्रों के मन में डाउट है, जो छात्रों का कंसर्न है, आप उसको एड्रेस कीजिए या नहीं कीजिएगा। तो ओएसएम, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी सीबीएसई को लेकर ओएसएम पे भी टिप्पणी किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रहा है। और एक दुख मुझे भी इस बात का है कि सोनम वांगचू सर भूख हड़ताल पे, आप जानते हैं, और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के अंदर वो इतना असंवेदनशील हो गया है कि मतलब इससे आगे मेरे पास शब्द नहीं सूझ रहा कि मैं क्या बोलूं। आप क्या समझ रहे हैं अपने आप को? इस देश में एग्जाम में हुई धांधली के कारण बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस देश के, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में, विपक्ष में, मुझे उससे कोई लगाव नहीं है। मैं सिर्फ संवैधानिक मर्यादा की बात कर रहा हूं। बताइए कि एक इंटरनेशनल पहचान प्राप्त व्यक्ति अनशन में बैठा, किस लिए? क्या मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, क्या ये जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, क्या मैं सिर्फ अपने लिए लड़ रहा हूं, या हमारे वो जो भाई बहन जिसके साथ अन्याय हुआ है और आने वाले टाइम में भी किसी के साथ अन्याय ना हो, दोनों के लिए लड़ रहा हूं ना। और यदि आप साथ नहीं देंगे तो कैसे होगा? और बताइए, सोनम वांगचू सर
और उसके साथ में कुछ अभ्यर्थी, कुछ स्टूडेंट, कुछ छात्र, कुछ छात्राएं, हमारे भाई, हमारे बहन। आप सोचिए कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा सोसाइटी कहाँ जा रहा है। और मैं एक और बात बता रहा हूँ, यदि ये नालायक अफसर आएंगे, मैं बिहार की बात कर, जो बिहारी हैं, जो बिहार के हमारे भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये नालायक, मैं जिम्मेदारी से शब्द यूज कर रहा हूँ, ये नालायक और धांधले से यदि अफसर बनेगा, वो क्या बिहार का विकास करेगा। आप जो मॉक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, मैं मॉक इंटरव्यू को उसका पोस्टमार्टम करूंगा, ठीक है, मैं क्लिपिंग यूज नहीं करूंगा, लेकिन क्या सवाल पूछा, क्या जवाब दिया। आप रैंक 5 का मॉक इंटरव्यू सुनिए, नालायक है वो, कुछ नहीं आता उसको। मैं चैलेंज करता हूं परमार को कि उसका कॉपी निकालिए बाहर, रैंक 5 का, और जो उसका इंटरव्यू दिया निकालिए, कुछ नहीं आता उसको, रैंक 5 वाले को। आप जाकर उसका मॉक इंटरव्यू देखिए, फर्जीटेरिया पे डरविन के चैनल पे पड़ा हुआ है, अब जाके देखिए। उम्मीद करते कि आप हमारे दर्द को समझ रहे होंगे। देखिए, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, मेरे पास से बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं बीपीएससी का एग्जाम दे सकता था, मैं अदर स्टेट पीसीएस दे सकता था, मैं यूपीएससी दिया था, आप जानते हैं। घंटा फर्क नहीं पड़ा दीवार का हमारे ऊपर, जो उछल रहा था, घंटा नहीं फर्क पड़ा, ठीक है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे विकल्प है, दुनिया में करने के लिए एक ही काम नहीं है ना, बहुत सारे काम हैं। लेकिन ये लग रहा है कि नहीं, कि सोसाइटी में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं यार, इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। और आपको क्या लगता है कि सच में आज आप सत्तासीन हैं, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन इतिहास हिटलर का भी लिखा गया, और इतिहास गांधी जी का भी लिखा गया, इतिहास नेल्सन मंडेला का भी लिखा गया है। तो उसी बिहार की धरती से इतिहास राजेंद्र प्रसाद का भी लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण का भी लिखा गया है, और उसी बिहार की धरती से इतिहास अलाउद्दीन खिलजी का भी लिखा गया है, सॉरी, बख्तियार खिलजी का भी इतिहास लिखा गया है। और उसी बिहार की धरती से घनानंद, जो नंद वंश के शासक थे, और जब आक्रमण हुआ था तो उस अरस्तु का, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूं अभी, 325 ईस्वी के आसपास आया था, मुझे नाम अभी एग्जैक्ट अचानक से मैं भूल गया। जब घनानंद का शासन था, नंद वंश का, तो सेना सिंधु के वापस लौट गई, तो उसे पता चला कि उस साइड या उस बगल में बहुत बड़ी सत्ता है, जिससे हम लोग युद्ध नहीं कर पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। माफी चाहता हूँ, अरस्तु नहीं था, देखिए उसका नाम हम अचानक से बोल रहे हैं, स्लिप कर गया मेरे माइंड से। तो उसका भी इतिहास लिखा गया। हमारे देश में टीएन शेषन चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, एक उनका भी इतिहास है। और एक जो वर्तमान में ज्ञानेश जी हैं, और इससे पहले जो थे, उनका भी इतिहास है। तो इतिहास किसी को छोड़ता नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हर उस व्यक्ति का इतिहास लिखा जाएगा, और समय के साथ इंसाफ होगा। और मैं एक और बात बता रहा हूं कि सावरकर जी, मुझे ऐसा लगता है किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में टिप्पणी किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज में होता है। कब और किन परिस्थितियों में माफ़ी मांगा था मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता कब और किन परिस्थिति में माफ़ी मांगा था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आज भी सवाल उठता है, आज भी उनके पोते कोर्ट में जवाब देना पड़ता है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी को लेकर उनको दोनों के बीच में कोर्ट में मामला चल रहा है, और उनके पोते ने कोर्ट में जवाब दिया। तो मैंने कहा कि आप जब पद पे नहीं रहेंगे, आप साहिब मसनद हैं, हमेशा नहीं रहेंगे ना। सॉरी, सिकंदर, वही आक्रमण किया था ना, ध्यान आ गया। तो कहीं ना कहीं मुलाकात होगी, और सवाल कभी मरते नहीं हैं। लालू जी एक समय बिहार में बहुत पावरफुल लीडर थे, आप जानते हैं, किन्हीं की बातों को वो नहीं सुनते थे, और आज वही जनता, वही इतिहास, वही सत्ता उनसे कहां पहुंचा दिया है। तो कभी संवैधानिक मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए था। समय सबका आता है और हिसाब सबका होता है। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत